कि आजकल के युवाओं में एक ट्रेंड है कि मान लीजिए किसी से प्रेम मोहब्बत है और 10 साल 12 साल संबंध चला है और लड़की का शादी कहीं और हो गया है। उसके बाद उन लड़कों के साथ होता क्या है कि वह किसी से बात नहीं करता है, हमेशा उदास रहता है, रोता हुआ रहता है। और बहुत लोग उस स्थिति में ऐसे भी होते हैं कि मतलब जीवन भर वैसे ही रह जाते हैं। वो कौन सी स्थिति है? जो मन को माना जाता है, मन के कई कार्यों में से एक भावनाओं को जन्म देना है, भावनाओं को नियंत्रित करना भी है। तो उदासी की भावना को जब हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वह इतनी अधिक हो जाती है कि हम जो है अपने दैनिक गतिविधि में रुचि नहीं ले पाते हैं, अपने कार्यकलापों को सही से नहीं कर पाते हैं। तो उस अवस्था में डिप्रेशन का होता है क्या है, कोई आदमी अगर स्ट्रेस में जा रहा है तो उसका सबसे आसान इलाज है शराब। कितना मतलब लाभदायक आ गया तो उसका कई गो प्रकार है। कोई चिल्लाता है, कोई छटपटाता है, कोई लगता है मतलब अखड़ने मतलब ज़मीन वगैरह में। तो उस स्थिति में गांव के लोग चमड़ा का जूता वगैरह जो आप बता रहे थे मोजा ला के उसको सुनाते हैं और वो ठीक भी होता है। नमस्कार साथियों, मैं मनमीत हूं और आप स्पेशल टॉक का विशेष सेगमेंट डॉक्टर्स टॉक देख रहे हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जिन बीमारियों से आप और हम आजकल ज़्यादा परेशान रहते हैं, यानी कि मानसिक जो बीमारी होती है, उसी के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, कह सकते हैं मनोरोग विशेषज्ञ हैं और चिकित्सीय भाषा में कहा जाता है न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। नाम है डॉक्टर राजीव रंजन और आपको बताएं यह गोपालगंज में सदर अस्पताल के सामने बैठते हैं। हमारी इस एपिसोड की बातचीत डिप्रेशन, अवसाद, तनाव और जो मानसिक बीमारियाँ होती है उसको लेकर के होने वाली है। और अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारी इस एपिसोड की बातचीत डॉक्टर राजीव रंजन से शुरू होगी। हम बातचीत के सिलसिला शुरू करेंगे, यह जानना चाहेंगे कि आखिर अवसाद कैसे होता है, क्यों होता है, उसका बचाव क्या होता है, और अगर किसी को अवसाद हो जाए या डिप्रेशन हो जाए तो फिर वह कितने दिनों तक रह सकता है। इन तमाम सवालों के साथ हमारी इस एपिसोड की बातचीत शुरू होगी और हम अपने इस एपिसोड में डॉक्टर राजीव रंजन का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। स्पेशल टॉक्स के सभी श्रोतागणों, सभी दर्शक गणों, मनमीत जी, विपुल जी और सचिन जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस माध्यम से मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका दिया है। और मैं जहां तक हो सके मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल आप लोगों के सवालों का सही और उचित जवाब देने की भरपूर प्रयास करूंगा। चलिए हम लोग इन तमाम सवालों के सिलसिला को शुरू करते हैं। और आजकल बढ़ते समय में देखा जा रहा है कि जो भी युवा हैं वो स्ट्रेस में रह रहे हैं, अवसाद हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो आखिर ये सब चीज़ होता क्या है? डिप्रेशन यानी कि हमारे मिजाज की गड़बड़ी होती है। मिजाज हमारा जो ब्रेन है उसका एक अदृश्य हिस्सा होता है, जिसको कि हम लोग माइंड कहते हैं, मन कहते हैं। भारतीय अध्यात्म में, चाहे पूर्वी अन्य धर्मों का जो अध्यात्म कहता है, छठी इंद्रिय मन को माना जाता है। मन के कई कार्यों में से एक भावनाओं को जन्म देना है, भावनाओं को नियंत्रित करना भी है। तो उदासी की भावना को जब हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वह इतनी अधिक हो जाती है कि हम जो है अपने दैनिक गतिविधि में रुचि नहीं ले पाते हैं, अपने कार्यकलापों को सही से नहीं कर पाते हैं। तो उस अवस्था में डिप्रेशन का जन्म होता है। तो डिप्रेशन में सिर्फ मन उदास ही नहीं होता है, अन्य कई गड़बड़ियाँ भी आती हैं। जैसे कि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, कैरियर के प्रति, अपने निजी जीवन के प्रति, भविष्य के प्रति, कि हम और साथ ही साथ अपने आप को कभी कभी उसमें आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं, अपने आप को किसी अन्य प्रकार से नुकसान कर लें, इस तरह के भी ख्याल आते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई फलाना व्यक्ति जो है हमारा इस दशा को देख करके मजाक उड़ा रहा होगा, या हमारी शिकायत बातें कर रहा होगा, या हमसे जल रहा होगा। तो इस तरह की बातें भी आती अवसाद में होती हैं। साथ ही साथ इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसके नींद पर असर पड़ता है, उसके खान पान पर असर पड़ता है, जिसके वजह से उसकी जो है शरीर की अन्य जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज हैं वो गड़बड़ होने के वजह से अन्य शारीरिक रोगों का भी इसमें खतरा होता है। मैं इस पे आने ही वाला था कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, जो मतलब हमेशा उदास रहता हो और जो दैनिक गतिविधि आप बता रहे थे उसको करने में रुचि नहीं रह रही हो, तो अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाए, वह मतलब अवसाद में आ जाए,
तो मतलब शरीर के और कौन कौन से हिस्से प्रभावित हो सकते हैं और उसको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, डिप्रेशन से सबसे पहली जो दिक्कत होती है कि व्यक्ति जो है अपनी क्रियात्मक गतिविधि उतना मोबाइल नहीं होता है, एक ही जगह स्थिर पड़ा हुआ रहता है। डिप्रेशन के मरीज में जो है शारीरिक गतिविधि कम होती है, उनमें इनएक्टिविटी होती है, साथ ही साथ उनमें जो है खाना पीना जो है प्रॉपर नहीं होता है, या तो उनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक लेने की क्रेविंग होती है, नहीं तो खाना पीना उनका इतना कम हो जाता है कि उनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन और विटामिन वाली चीज़ें भी वो कम खाते हैं, जिसके वजह से उनमें इम्यूनिटी प्रभावित होती है। साथ ही साथ जो शरीर के जो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक कंट्रोल वाले जो हार्मोन्स होते हैं, अंदर सिक्रीशंस होते हैं, वो प्रॉपरली नहीं बन पाने की वजह से जो शरीर के मुख्य अंग हैं, जैसे कि किडनी है, हार्ट है, लिवर है, ब्रेन है, ये सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। इनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने का रिस्क होता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी, और उसके वजह से एंड ऑर्गन डैमेज, जैसे कि किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़, स्ट्रोक, इस तरह के भी बीमारियों होने का खतरा रहता है। डिप्रेशन के मरीजों में इम्यूनिटी की गड़बड़ी की वजह से संक्रामक रोगों के भी ज़्यादा होने का रिस्क रहता है, और उम्र ज़्यादा होने पर अगर इसको सही तरीक़ा से नियंत्रित नहीं किया जाए तो इस तरह के मरीजों में डिमेंशिया और उम्र से संबंधित अन्य जो जटिल बीमारियां होती हैं वह भी ज़्यादा होने का खतरा रहता है। अच्छा, अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए, वह आदमी अवसाद में रहता है, तो मतलब अगर अन्य बीमारियां कोई होती है तो उसका एक प्रॉपर इलाज है। लोग समझता है कि 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में फीवर है, ठीक हो जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो एक समय तक रहता है। तो अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो कितने दिन तक रहता है? देखिए, डिप्रेशन जो है एक प्रकार का नहीं होता है। डिप्रेशन कई प्रकार का होता है या कई कारणों से होता है। लक्षण दिखने में एक जैसे होते हैं, मन उदासी, घबराहट, नींद की दिक्कत, भूख की दिक्कत, लेकिन इसके कारण कई सारे होते हैं। तो कारणों के हिसाब से व्यक्ति में अलग अलग समय तक इलाज चलता है और अलग अलग प्रकार का इलाज चलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर डिप्रेशन के व्यक्ति में दवाई की ही आवश्यकता हो, और हर व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति जो है बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकता है। बहुत सारे मरीजों में सिर्फ काउंसलिंग और गाइडेंस के माध्यम से भी डिप्रेशन ठीक होता है, और यह व्यक्ति के अपने निजी जीवन को कितने अच्छे से जीता है और निजी जीवन और अपने कार्यात्मक जीवन में कितना बैलेंस बनाता है, उसका परिवार से कितना सपोर्ट सिस्टम है, सोसाइटी से कितना सपोर्ट सिस्टम है, कितना बढ़िया से वह समाज में मिलजुल कर रहता है, इस पर भी डिप्रेशन का रिस्पॉन्स जो है निर्भर करता है। तो काफ़ी सारे केस जो आते हैं डिप्रेशन के, उसमें आमतौर पर जो है जो काउंसलिंग और ये सिर्फ साइकोथेरेपी के माध्यम से हल्की दवाओं से जो ठीक होने वाले डिप्रेशन होते हैं, आमतौर पर कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने के चिकित्सा के उपरांत ऑब्जर्वेशन में वो लोग रहते हैं, और उसके बाद काफ़ी सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। और यह भविष्य में आने वाली तनावपूर्ण परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि दोबारा उनको डिप्रेशन के जो है दौरे होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को मतलब डिप्रेशन है, वो आदमी अगर आपके पास इलाज कराने के लिए आता है तो उसकी इलाज की क्या प्रक्रिया होती है? हम व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसका जो डिप्रेशन है उसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं कि किस कारण से उसमें जो है डिप्रेशन का सिम्टम्स आ रहा है। कई बार वह पढ़ाई लिखाई सही से नहीं कर पाता है, वह अपने करियर को लेकर चिंतित रहता है। कई बार किसी की वैवाहिक जीवन सही से नहीं चल पाता है, जिसके वजह से डिप्रेशन होता है, या कई बार बिना किसी कारण के वजह से भी डिप्रेशन होता है, जिसको हम लोग एंडोजीनस डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, दवा देते हैं, उस हिसाब से टारगेटेड जो साइकोथेरेपी है वो करते हैं, और फिर समय समय पर उसको बुलाकर फॉलोअप में दवा के डोज को उसके लक्षण के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और जब व्यक्ति एक
सही समय तक उसको मोटिवेट करते हैं कि वो जो है अपनी चीज़ों को रूटीन वे में बढ़िया से करे और अपना जो स्ट्रेस झेलने की क्षमता है उसको विकसित करे। विकसित करने के लिए कई तरह के जो साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, माइंडफुलनेस हैं, उस तरह की चीज़ों को आदमी एक्सप्लेन करता है, मरीज़ को मोटिवेट करता है कि वो करे। और समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे उसका सिम्टम्स इम्प्रूव करता है तो दवाइयों को धीरे धीरे कम करके हम लोग उसको बंद करने का प्रयास भी करते हैं कि मरीज़ सिर्फ बिहेवियरल मेजर्स, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें करके स्वस्थ रहे। बाकी किसी को मतलब डिप्रेशन हो ही ना, मतलब मानसिक तनाव ना हो, उसको वो आदमी अवसाद में ही ना आए, इसके लिए मोटे तौर पे क्या क्या बचाव किए जाने चाहिए? देखिए, मोटे तौर पर पहली चीज़ जो है अपना नींद के पैटर्न को आप सही रखें, सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें, बैलेंस डाइट लें। ये 2 चीज़ तो सबसे प्राइमरी है। उसके बाद आप अपने परिवार में अच्छे से इंटीग्रेट होकर रहें। ऐसा नहीं है कि आप परिवार से कटे कटे रह रहे हैं, परिवार में मिलजुल कर रहें। अपने कार्य के साथ साथ अपने जो निजी जिम्मेदारियां हैं उसको भी उतना ही महत्व दें, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसको भी उतना ही महत्व दें। ये नहीं कि सिर्फ काम काम या फिर सिर्फ मतलब अपने निजी जीवन के प्रति ही पड़े हैं और अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलें तो आपका ये डिप्रेशन रोकथाम हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों से भी समय समय पर मिलते जुलते रहें। अगर कुछ आपके सामने परेशानी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई गलत सलाह दे दिया और आप उस पर तुरंत एक्शन कर लें। आपके जो जिनसे आप खुलकर बातचीत कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि एक सही राय देने की स्थिति में है, आपके करीबी मित्र या आपके परिवार के लोग, उनसे खुलकर बात करें तो आपकी जो काफ़ी हद तक है डिप्रेशन की अवस्था में जाने से आप बचे रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और होता है इसमें, अगर कोई आदमी स्ट्रेस में चला गया, बहुत तनाव में है, तो भले ही आपके चिकित्सीय दुनिया में उसका इलाज का जो भी प्रक्रिया हो, बचने का जो भी तरीका हो, लेकिन देहातों में होता क्या है, कोई आदमी अगर स्ट्रेस में जा रहा है तो उसका सबसे आसान इलाज है शराब। ये कितना मतलब लाभदायक होता है कि घातक होता है? हाँ, शराब या अन्य जो नशीली पदार्थें हैं या अन्य जो गलत तरह की जो बहलावे वाली आदतें हैं जो कि लोग डिप्रेशन से बचने के लिए आजमाते हैं, ये जो है आपको स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का हेल्दी तरीका नहीं है, यह अनहेल्दी तरीका है। जैसे कि हमको भूख लगता है तो हम हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हैं, अनहेल्दी चीज़ें भी खा सकते हैं। अनहेल्दी चीज़ें खाने में ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हैं, ज़्यादा अच्छी लगेंगी, लेकिन वह हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगी। जबकि हेल्दी चीज़ें करने में कठिन लगेंगी, कम अट्रैक्टिव लगेंगी, लेकिन वह आपकी जो हेल्थ को है बूस्ट करते हैं। तो स्ट्रेस शराब, अगर आप, जैसे आपने उदाहरण के तौर पर बोला है, शराब अगर आप पीते हैं तो शराब जो है व्यक्ति के नींद को पैटर्न को गड़बड़ करता है। साथ ही साथ उसमें जो मूड को रेगुलेट करने वाले केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, उनको डिसरेगुलेट करता है। और आप जो है शराब के नशे में डूबे रहेंगे तो आप जो है अपना कीमती समय भी गंवाएंगे। नशे की अवस्था से बाहर निकलेंगे तो उस समय हैंगओवर होगा। और शराब बार बार पीने से ब्रेन में कुछ परमानेंट चेंजेस भी होते हैं। कुछ जो मुख्य क्षेत्र होते हैं ब्रेन में जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, उनमें परमानेंट डैमेज भी होता है। तो यह जो है शराब हमारे डिप्रेशन को दूर करने का टेम्प्रोरी या परमानेंट कोई ज़रिया नहीं हो सकता है। यह हमारे डिप्रेशन की बीमारी को नुकसान पहुंचाएगा ही। अच्छा, ऐसी जो जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो कहा जाता है कि जो उसका अंतिम स्टेज होता है, उस स्थिति में आदमी पागल हो गया, कोई घर से निकल गया, सड़कों पे आदमी देखता भी है। और उसी में एक चीज़ होता है, किसी को दौरे पड़ते हैं, जैसे मतलब देहातों में आम भाषा में उसको मिर्गी कहा जाता है। तो जो जिस व्यक्ति को मिर्गी होने लगता है उसका क्या मतलब सिम्टम्स होता है? देखिए, मिर्गी एक अलग बीमारी है और डिप्रेशन अलग बीमारी है। डिप्रेशन जब काफ़ी गंभीर हो जाता है, व्यक्ति अपना दैनिक गतिविधियों को एकदम बिल्कुल छोड़ देता है, इतना छोड़ देता है कि वह न डेली नहाता है,
न डेली मतलब वो कभी खाता नहीं है, पैखाना पेशाब इधर उधर कर दे रहा है, तो उस तरह के व्यक्तियों को अक्सर आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति जो है फटा कपड़ा या बिना कपड़ा के बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ उस तरह से रोड पर घूम रहे हैं, तो उस तरह की अवस्था भी आती है। तो अगर किसी का मतलब पारिवारिक जो सपोर्ट है वह काफ़ी वीक हो जाता है समय के साथ, तो उस तरह की अवस्था भी आती है। और मिर्गी जो है, मिर्गी आपको ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक करंट्स उत्पन्न होते हैं न्यूरॉन्स के माध्यम से, वह इलेक्ट्रिक करंट्स जो है इतने ज़्यादा जब हाइपर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं कि पूरा ब्रेन में एक साथ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, तो उसके वजह से जो ब्रेन अलग अलग जो शरीर के हिस्से हैं वहाँ पर एक ही साथ जब एक्सेसिवली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है, तो उसके माध्यम से दौरे यानी कि चमकी झटका जिसको आप बोलते हैं, सीजर, उस तरह के मिर्गी के दौरे आते हैं। और कुछ दौरे ऐसे भी लोग समझते हैं जैसे कि व्यक्ति किसी को पहचान नहीं रहा है, किसी को भूत खिला रहा है, तो डिप्रेशन की अवस्था में उस तरह के दौरे आते हैं, उस तरह के भी दौरे आते हैं। और उसमें जो है लोग प्रयास करते हैं कि हम मोजा सूंघा देंगे, हम झाड़ फूँक करा देंगे, हम उसको मारेंगे पीटेंगे, उसको बांध के रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता है। हालांकि देहात में मतलब ऐसा होता है, किसी को मिर्गी आ गया तो उसका कई को प्रकार है, कोई चिल्लाता है, कोई छटपटाता है, कोई लगता है मतलब अखड़ने मतलब ज़मीन वगैरह में। तो उस स्थिति में गांव के लोग चमड़ा का जूता वगैरह जो आप बता रहे थे मोजा ला के उसको सुंघाते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है कि मरीज़ ठीक होता है। अगर ठीक होता है तो क्या उस व्यक्ति को दोबारा नहीं होता है ना? फिर दोबारा भी होता है। दोबारा होता है, तो फिर वो ठीक कहाँ से हुआ? ठीक होने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि उसको 100 बार दिन में आ रहा है तो 100 बार आप जूता सूंघाइएगा, 100 बार ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ों का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है। जैसे कि जो इस तरह की जो आप चीज़ें बता रहे हैं, जूता सूंघाने पर दौरा ठीक हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है। जैसे कि हम किसी को संदेशात्मक तौर पर कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो हम किसी चीज़ को एक समझिए कि स्टिमुलस बना लिए, उसके व्यक्ति के सामने पेश कर रहे हैं, तो वो एक तरह से उसको हम आंतरिक मानसिक अवस्था है उसको हम कुछ समय के लिए टाल रहे हैं, उसको हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में ये होता है। अच्छा, अब किसी व्यक्ति को जो दौरा होता है, मिर्गी होता है, वो होता ही क्यों है? क्या कारण होता है उसकी मिर्गी के दौरे पड़ने का? जब मन उदासी की जब चरम अवस्था होती है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वह जो है मिर्गी नहीं है, ठीक है? उसको हम लोग डिसोसिएटिव सीजर्स बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। सीजर्स यानी कि मिर्गी जिसमें कि आपको झटके आते हैं, आप बेहोश होते हैं, आपका जीव वगैरह कटता है, आपको चोट लग सकता है, तो सीजर्स अलग चीज़ है और डिसोसिएटिव सीजर्स अलग चीज़ है। डिसोसिएटिव सीजर्स में लक्षण मिर्गी जैसे ही रहेंगे, लेकिन वह मिर्गी नहीं है। उसमें ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज है उसका दौरों के दौरान हाइपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। तो व्यक्ति जब अपनी आंतरिक अवस्था में इतना ज़्यादा डिप्रेशन की चरम अवस्था में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको जो उसके पुराने अनुभव होते हैं या व्यक्ति समाज में जो तरह तरह की बातें सुनता है, भूत प्रेत से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर पढ़ाई लिखाई से लेकर एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे की बुराई बड़ाई, तो उस तरह की अवस्था में वह एक समझिए कि छोटे छोटे टुकड़े अपने अनुभवों को जोड़कर एक काल्पनिक उसके मन में काल्पनिक जो है एक तस्वीर बन जाती है। तो उस तरह की अवस्था में जाने का वह एक कारण होता है। चलिए अब आते हैं मतलब आपके दुनिया से बाहर, जो डॉक्टरी दुनिया होता है, डिप्रेशन हो, अवसाद हो। देहातों में होता क्या है कि आजकल के युवाओं में एक ट्रेंड है कि मान लीजिए किसी से प्रेम मोहब्बत है और 10 साल 12 साल संबंध चला है और लड़की का शादी कहीं और हो गया है। उसके बाद उन लड़कों के साथ होता क्या है कि वह किसी से बात नहीं करता है, हमेशा उदास रहता है, रोता हुआ रहता है। और बहुत लोग उस स्थिति में ऐसे भी होते हैं कि मतलब जीवन भर वैसे ही रह जाते हैं। वो कौन सी स्थिति होती है? वो ठीक कैसे होगा लोग वैसा? देखिए, वह भी डिप्रेशन का ही एक प्रकार है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ से आप डीपली अटैच्ड हैं और
आपको लगा कि वह चीज़ आपकी खो गई है, तो किसी को भी दुख पहुंचेगा। उस दुख को अगर निकालने का प्रॉपर आपको माध्यम नहीं मिला है, उस दुख के बारे में आप किसी से खुलकर बातचीत नहीं करेंगे, उस चीज़ को आप समझेंगे नहीं कि यह जो दुख आप कर रहे हैं यह कितना हद तक सही है या इसको हमको कितना देर तक इसको रखना चाहिए, तो उस अवस्था से आपको बाहर निकलने में कठिनाई होगी। तो जब इस तरह का उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है उस व्यक्ति का, या वह किसी से बात करने में झिझकता है, तो वह लंबे समय तक उस अवस्था में रह सकता है। तो ऐसे लोगों को अगर मान लीजिए कि वह अपने से इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, वह लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके जो शुभचिंतक है उससे बात कर सकते हैं, उससे मतलब गुप्त रूप से उससे बात कर सकते हैं, उसकी जो चीज़ें हैं उसका जायज़ा ले सकते हैं, परेशानी को समझ सकते हैं और आपस में उसको समाधान निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे मतलब समाज में बहुत लोग मिलते हैं, जैसे आदमी जिसको पहले से जानता है, यह समझ में आ रहा है कि मतलब इससे जब पहले मिले थे तब और अब की स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा सा ये डिप्रेशन में है। और इसमें दिक्कत क्या होता है कि इन सब बीमारियों में घर के लोग ही नहीं समझ पाते हैं कि मतलब डिप्रेशन भी कोई बीमारी है या स्ट्रेस भी कोई बीमारी है, इससे बात करना चाहिए। तो मान लीजिए हम जैसे लोग और कोई मतलब अवसाद में पड़ा हुआ व्यक्ति मिलता है, तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? अवसाद में पड़ा हुआ व्यक्ति है तो पहली बात हमको उस व्यक्ति को ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि हम उस पर तरस खाकर उससे बात कर रहे हैं। हम उसकी परेशानी क्या है उसको जानने का प्रयास हमको करना चाहिए। उसमें क्या क्या कमियां हैं, कमियां को हम लोग नकारात्मक तौर पर उसको नहीं समझाकर उसको मोटिवेट करके उसको समझाना चाहिए कि आप इन सभी चीज़ों को इस तरह से नहीं, इस तरह से कर सकते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा बेहतर अनुभव होगा। उसको यह हम विश्वास दिला सकते हैं कि अगर उसको कुछ परेशानी बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है जिसमें वह बात करने से झिझक रहा है, तो वह हमसे अगर कंफर्टेबल नहीं है तो जिससे भी कंफर्टेबल है उससे जाकर बात करे। उसके परिवार के लोगों को उसके बारे में समझा सकते हैं कि भाई इस तरह का जो ये इनकी अवस्था है, इसमें आप जो है क्रिटिसाइज़ नहीं करिए, इनको इग्नोर नहीं करिए, तो ये कर सकते हैं। हम लोग इस एपिसोड के मतलब लगभग अंतिम हिस्से में हैं और हमारी 2 सवाल सर से रहेगी। और पहला ये कि आदमी मतलब मेंटली तौर पे मजबूत कैसे रह सकता है, क्योंकि आपके तमाम बातचीत में हम यह देख रहे हैं कि अगर कोई डिप्रेशन में पड़ा हुआ व्यक्ति है तो उससे बातचीत करना ज़्यादा बेहतर इलाज है कि वह आखिर किस कारण से डिप्रेशन में है, क्या समस्याएँ हैं। अगर वह आदमी जान लेता है, वह खुल के बता देता है, तो उसको भी थोड़ा सा हल्का महसूस होगा और बाकी आदमी विश्वास दिला सकता है कि तुम जिन परेशानियों में है हम उसको ठीक करेंगे, हम लोग साथ में हैं। तो ये समझ में आ रहा है। तो लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी डिप्रेशन में जाए ही ना, मेंटली हमेशा मजबूत रहे, इसका मतलब क्या क्या उपाय हो सकता है? मेंटली मजबूत रहने का जो उपाय मैंने पहले भी बताया था कि आपको नींद, आहार, व्यायाम, ये 3 चीज़ों को नियंत्रित करना है। अपने निजी जीवन को, अपने जो शारीरिक स्वास्थ्य है इसको और अपने कार्य, इन सभी का प्रॉपर एक बैलेंस बनाकर चलना है। अपने मित्रों से समय समय पर बातचीत करते रहना है और अपने जो परिवार में है, परिवार में भी घुल मिल कर रहना है, यानी कि अपना कटे रह रहे हैं। तो इस तरह से हम मेंटली मजबूत रह सकते हैं। व्यायाम में आप जो है जो हमारे योग के माध्यम से कई तरह के आसन हैं, प्राणायाम है, माइंडफुलनेस है, जिसमें कि हम सांसों को नियंत्रित करके और माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हम करके अपने को मानसिक रूप से मजबूत रख सकते हैं। चलिए हम लोग इस एपिसोड के समाप्त करेंगे और उससे पहले डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि स्पेशल टॉक्स के माध्यम से जो हम लोग डॉक्टर्स टॉक कर रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि यह आप लोग गोपालगंज में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यह अपने आप में एक काफ़ी यूनिक प्रोग्राम है। तो मैं चाहूँगा कि आप आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहें, जिससे कि हमारे गोपालगंज के लोगों में जागरूकता आए और वह ज़्यादा अच्छे से स्वस्थ रह सकें। बाकी इस एपिसोड में आपने सुना कि मतलब मानसिक जो बीमारी होती है, जो डिप्रेशन होता है, जो अवसाद की स्थिति होती है, छोटी छोटी बातों पर अगर आपको गुस्सा आ जाता है, आप अपना संतुलन खो बैठते हैं,
समाज से कट करके आप अकेले उदासी में अपना जीवन गुजार रहे हैं या फिर इस तरह की आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है, तो हमारे साथ मनोरोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजीव रंजन जी। इस एपिसोड में तमाम बातचीत इसी के इर्द गिर्द हुई है। अगर आप हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, हमको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे जा करके स्पेशल टॉक सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे स्पेशल टॉक्स जा करके पेज को फॉलो कर सकते हैं। ये तमाम बातचीत और तमाम डॉक्टर्स का जो एपिसोड होता है हमारे इन दोनों जगह पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपसे भी गुजारिश है कि हमारी इस बातचीत को लेकर के और ख़ास करके डॉक्टर्स टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।